प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से एमडी एजू इनसाइट अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि कल पिछली क्लास जो थी कक्षा 10 आरबीएसई सिलेबस पर आधारित पहला अध्याय वास्तविक संख्या की चल रही थी। आज उसका आगे का पार्ट जो है वो है, और कल तक हमने अध्याय 1 का प्रश्नावली नंबर 1.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम चौथे क्वेश्चन पर बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 अपना कह रहा है, क्या कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। HCF कितना दे रखा है हमारे पास में? HCF कितना दे रखा है? वो दे रखा है, कौन सी संख्या है? 306 और 657। 306 और 657 इसका HCF है वो 9 है। HCF है इसका 9 है, और हमें ज्ञात क्या करना है? LCM, ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने एक बात नोट की थी, क्या थी कि दो संख्याओं का योग गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणा में LCM। अब हमारे पास में दो संख्याएं कौन सी हैं? 306 और 657। तो इसका मतलब 306 गुणा में 657 बराबर HCF अपने पास में कितना है? 9 है, गुणा में LCM हमें ज्ञात करना है। जब LCM को हम बाहर लेते हैं तो ये बनेगा 306 गुणा में 657 बटे में हम इस 9 को ले आते हैं, क्योंकि यहाँ 9 गुणा में है तो दूसरी तरफ आकर के वो भाग में हो जाता है। भाग का मतलब बटे में लिख देते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक संख्या को हम 9 से काट देते हैं। जब 9 से काटते हैं तो 657 को 9 से काट दो तो कितनी बार कटेगा? तो प्यारे छात्रों, भाग दे करके देख लो कितनी बार कटता है। 9 7 63 होता है, बचता 2 है, 7 नीचे उतार लिया जाता है, 9 3 27 होता है, इसका मतलब 73 आता है। इट मीन 306 गुणा 73, ये LCM चल रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लेशन कर लो। 306 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बड़ा हासिल आ जाएगा। 3 3 9 और 6 7 42 और 7 21, 8 3 9 4 13, 1 1 2 2, आंसर आएगा 22,338। तो LCM कितना हो जाएगा अपना? 22,338 अपना आंसर आएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। यदि कहीं पर भी आपको दो संख्याओं का दे रखी हो, HCF और LCM में से कोई एक दे रखी हो, तो आप इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला है ये अप्लाई करके और ज्ञात कर सकते हैं। LCM दे रखा है तो HCF निकाल लेंगे, HCF दे रखा है तो LCM निकाल लेंगे। दोनों में से कोई एक संख्या दे रखी है, HCF और LCM दोनों दे रखे हैं, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 ये अपना होता है कंप्लीट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। उसके बाद में हम दूसरे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लेते हैं। इससे पहले मैं इसको कर देता हूं इरेज। इसको इरेज कर दिया, और उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब 5 देखते हैं तो क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए किसकी? कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
हो सकती है। क्या हो सकता है ऐसा? देखो प्यारे बच्चों, जब यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, इसका मतलब वो 10 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या शून्य पर, जैसे 10 है, उसमें शून्य पर समाप्त होती है, इसका मतलब 2 गुणा 5 10 होता है, यानी कि 10 का भाग इसमें जाता है। अगर 20 है तो इसका मतलब 2 गुणा 5 होता है। यानी कि जब शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है तो उसमें 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय रूप से होंगे। अब हम अगर बात करें तो 6n की कर लेते हैं। यहां हल अगर करें तो हमारे पास दिया है 6n, तो 6 की पावर n बराबर 6 का मतलब हो जाता है 2 गुणा 3 की पावर n। 6 का टुकड़ा करेंगे 2 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड होगा। यहां क्या होगा अपने पास में, यहां 2 गुणा 3 में कहीं भी क्या नहीं है, कहीं भी 5 नहीं आया। 5 या अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं मिला अपने को, 5 नहीं आया। अतः है 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना सा याद रखना है। इसमें 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप में आते हैं, तो इसमें कहीं पर भी 5 नहीं आया। अगर 5 होता, 2 भी है और 5 भी होता तो वो शून्य पर समाप्त हो जाता, अन्यथा नहीं। बस इतना सा ये याद रखना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास आता है 6। इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हमारे पास कुछ संख्याएं या गुणा के रूप में दे रखी हैं, कुछ पद है, उसको देखते हैं। क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर 6, कोई संख्या है वो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या अपने पास में है वो क्या है, वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना लिखा, 5। ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मतलब ये कहता है कि भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन क्यों हैं ये पता करना है। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम इसको लेकर के चलते हैं। यहां अगर हल करें तो हल में क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13, तो इसको हल करें तो देखो इसका गुणनफल और प्लस ये, तो इसका मतलब ये गुणा के रूप में है और फिर प्लस है, आगे 13 और है। इसका मतलब एक पूरा पद है, ये दूसरा पद है, 2 पद हैं अलग अलग, 2 हैं तो हम दोनों में 13 नजर आ रहा है। 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा 13 कट जाएगा तो 7 गुणा 11 बचेगा, 7 गुणा 11 बचेगा, और इधर 13 है वो 13 से कटेगा तो प्लस का 1 बचेगा। अगर इसको हम आगे लेकर चलते हैं तो 13 तो अपने पास में है और यहां बच जाएगा 11 7 77 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। और उसको और आगे चलते हैं तो 13 गुणा अपने पास में कितना बच जाएगा, 77 और 1 78 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं तो 13 गुणा ब्रैकेट में 13 का भाग इसमें देते हैं तो 13 गुणा 6, 13 6 78 हो जाता है, होता है। तो यहां पर अपने पास में देखते हैं, यहां क्या करते हैं, यहां पर अपने पास में 13 के अलावा 13 भी है और 6 भी है, यानी कि इसका पूरा जो गुणनफल है उसमें इन 13 के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अन्य गुणनखंड भी है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 13 के अलावा हमारे पास 2 और 3 अलग अलग गुणनखंड हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां 13 के अलावा, यानी कि संख्या स्वयं के अलावा, संख्या स्वयं और 1 के अलावा 2 व 3 गुणनखंड के रूप में भी हैं। अतः यह भाज्य संख्या है।
अतः भाज्य संख्या है। यानी कि यहाँ पर 13 खुद संख्या है, 13 जो संख्या पूरी है उसमें उसके अलावा अपने पास एक और स्वयं संख्या के अलावा 2 और 3 गुणनखंड और आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये भाज्य संख्या है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए बताऊं, इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे वाला हल कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से यदि हम दूसरे पार्ट को और देखें तो ये क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट अपने पास में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। इसमें भी हम देखते हैं ये सारा गुणा के रूप में है, एक पद है, दूसरा पद ये, दोनों तरफ हमें 5 नजर आ रहा है, इसलिए 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 एकम 5 1, ये 5 से 5 कट जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में ये 5 से 5 कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहां अगर देखें तो 5 और इन सब को गुणा करो, कितना होता है, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 एकम 24, तो 24 तो ये हो गया और 6 7 42 और हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 8, 6 4 10, 6 7 1 8, 808 होता है। 808 प्लस में 1 तो आता है अपने पास में कितना, 5 ब्रैकेट 809 ये आता है। अब इसको हम देखेंगे, इसके अंदर 5 भी है 809 भी है ना, दो अलग अलग अंक आ रहे हैं। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अगर इसके गुणा में कोई गड़बड़ हो तो देख लेना, दोबारा करके देख लेना, खुद भी थोड़ा माइंड लगा लेना, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए देख लेना। यहाँ पर 5 आया है, गुणा के रूप में 809 भी आया है, इसका मतलब कम से कम स्वयं संख्या के अलावा 1 और 1 के अलावा अन्य संख्याएं भी इसमें गुणनखंड के रूप में है, तो यह भाज्य है। इस प्रकार से अपना ये सवाल अपना होता है नंबर 6 कंप्लीट। अब हम अगले सवाल पर जाए उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन कर लें। अब अगला सवाल अपना होगा नंबर 7। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, 7 नंबर सवाल है, विस्तृत लिखा हुआ है लेकिन छोटा सा है। क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये कोई खेल का मैदान और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। दो लोग हैं, सोनिया को कितना समय लगता है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सोनिया को लगा समय कितना हो जाएगा, 18 मिनट, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है वो क्या है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को लगा समय कितना है, वो है 12 मिनट। अब आगे शर्तें क्या है, वो कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, मान लेते हैं दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं, दोनों एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि प्रातःकाल 7 बजे वो स्टार्ट कर देते हैं, 7 AM पर स्टार्ट कर देते हैं और दोनों एक ही दिशा की ओर भागते हैं, दोनों एक ही दिशा की तरफ भागते हैं। एक को 18 मिनट लगता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट का समय और रवि को लगता है 12 मिनट का समय। इसका मतलब रवि फास्ट गति से दौड़ रहा है। अब कितने समय बाद ये दोनों हैं, ये चक्कर लगा करके और एक साथ एक जगह आ जाएंगे या किसी भी जगह पर मिलेंगे दोबारा, वो देखना। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एलसीएम। इसलिए यहां हम निकाल लेंगे 18 व 12 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो हम 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 की 9, 9 दूनी 18 और 12 का गुणनखंड 2, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी घात वो निकालते हैं। तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात, इसमें तो 2 है और इसमें 2 की गुणा 2, यानी कि 2 यहाँ कम है, यहाँ 2 बार है, तो इसको 2 बार वाले को ले लेना, 2 की घात 2। यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 की घात भी 2, यानी कि इसको 2 गुणा 3 गुणा
3 के रूप में। तो 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, यानी कि यहाँ पर 36 मिनट का समय लगेगा इनको दोबारा एक साथ आने में। यानी कि अगर उसने 7 बजे शुरू किया है तो 7:36 पर वो पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद में? 36 मिनट बाद में वो पुनः मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नावली नंबर 1.1 जो है कक्षा 10 आरबीएससी बोर्ड का कंप्लीट होता है। अब अगली जो प्रश्नावली है उसको लेकर आएंगे। अब आपको कैसा लगा ये अपनी क्लास, इसके लिए आपको एमडी एजू इनसाइट पर जाकर के विजिट करना पड़ेगा। क्लास को देखो, अंत तक देखो, अच्छी लगी है शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आपका ये जो प्रयास होगा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट वाला, ये हमें हौसला देगा और नए नए क्लासें लेकर के इसी आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजू इनसाइट पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।